हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ हाजिर हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है मोशन। यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गति। ठीक है, तो ये एक नई जर्नी होगी हम लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये मेरा फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस मोशन चैप्टर के अंदर हमारा क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं, सबसे पहले वो हम लोग राइट कर लेते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी कंटेंट लिख लेते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आखिर चैप्टर का नाम मोशन है तो मोशन तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले मैं कंटेंट तैयार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आखिर फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसका नाम फिजिक्स क्यों पढ़ा, हमें फिजिक्स पढ़ करके इसका क्या क्या स्कोप है, इसको हम लोग पढ़ करके क्या क्या चीज़ें, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, हम लोग क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, आपको जानना चाहिए फिजिक्स क्या होता है। जिस प्रकार से आप किसी से भी इंट्रोडक्शन लेंगे तो रास्ते पर अननोन पर्सन मिलेंगे तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसी प्रकार से आप किसी भी सब्जेक्ट से मिलिए, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, किसी भी टीचर से सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पूछिए। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या जो टीचर पढ़ा रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं वो आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इसका नाम फिजिक्स क्यों पढ़ा, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा, बायोलॉजी क्यों पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो उसी प्रकार से चैप्टर का नाम तो मोशन है, बट सबसे पहले हम लोग जो है मोशन चैप्टर वो फिजिक्स के अंदर है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा फिजिक्स क्या होती है, फिर हम लोग मोशन चैप्टर के अंदर सारे कंटेंट लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर हम लोग फाइनली पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देन हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम क्या होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एवरेज ऑफ एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है। और देन फाइनली हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। और देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगा करके अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए, मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आखिर फिजिक्स क्या होती है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। ओके, तो देखो यानी कि इस चैप्टर के अंदर इतनी टॉपिक्स हमको कवर करनी है। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर जो है वो हमारा हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं और इसका नाम फिजिक्स कहाँ से पढ़ा, ये चीज़ें आपको जाननी है। इसके लिए मैं ज़रा सा एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। ये क्या लिख रहे हैं सर, ये तो हमें पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है क्या है। ठीक है,
हाँ ठीक है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। आखिर फिजिक्स नाम कैसे पड़ा और फिजिक्स क्या है, ये चीज़ें क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये एक्चुअली में जो है कि 15th सेंचुरी का ही एक टेक्स्ट है। 15th सेंचुरी का क्या है, एक टेक्स्ट है। और आप समझ गए होंगे ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, एक ग्रीक लैंग्वेज है। ये कौन सी है, ग्रीक लैंग्वेज है, एक ग्रीक भाषा है। और इस जो वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड की जो मीनिंग थी वो उसकी मीनिंग थी फिजिक्स नहीं, नेचर। ये जो आपको ग्रीक वर्ड दिख रहा है, ग्रीक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में 15th सेंचुरी का ही एक टेक्स्ट था जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसकी मीनिंग थी नेचर। जिसकी मीनिंग क्या थी, नेचर। और कहा जाता है फिजिक्स जो लेटर है इसी वर्ड का डिराइव किया गया था, एक लेटर। जो ग्रीक वर्ड ये लिखा गया है और कहा जाता है यहाँ पे कि जो फिजिक्स जो वर्ड आया था वो इसी वर्ड से आया था, फिजिक्स इसी वर्ड से आया था। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो हमें नेचर के बारे में स्टडी करवाता है, इस जो ग्रीक वर्ड लिखा गया इसका मतलब क्या है, नेचर। और ये भी इसी, और जो फिजिक्स आया है ये इसी वर्ड से आया हुआ है। इसका मतलब कि नेचर और फिजिक्स दोनों सेम है। यानी कि अगर आप नेचर के बारे में स्टडी करें या फिजिक्स के बारे में स्टडी करें, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं समझाना चाहूँगा कि फिजिक्स क्या है, यार मैं कैसे समझाऊँ आपको व्हाट इज़ फिजिक्स। तो ये दिन और ये रात का होना, ये गर्मी सर्दी बरसात का होना, और इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, और तुम्हारी चाय का गर्म करना, वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज़ जो तुम मेरी सुन पा रहे हो, ये लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये सब एक्सप्लेन किया गया फिजिक्स। ये सब एक्सप्लेन किया गया है बाय फिजिक्स के, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई फिजिक्स से, ठीक है। अब थोड़ा सा हैराना हो गया, क्या करें, इतना तो बनता है फिजिक्स के लिए, इतना तो बनता है, ठीक है। एक साड़ी तो बनती है हमारी फिजिक्स के लिए, ठीक है। दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भुला पाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो हवाओं में रहते हैं, तुम अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिएगा, ये जो वर्ड लिखा गया था एक्चुअली में क्या था, 15th सेंचुरी का एक टेक्स्ट लिखा गया था जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था, जिसकी मीनिंग थी नेचर। और कहा जाता है जो फिजिक्स जो वर्ड आया था वो इसी ग्रीक वर्ड से आया हुआ था, फिजिक्स। यानी कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। लेकिन हम लोग कुछ यूनिक पढ़ेंगे फिजिक्स की। मैं आखिर व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, तो मैं बता दूं, फिजिक्स इज द लॉ that explain the physical world। यानी कि ये आसपास की दुनिया को जिसने समझाया, ये आसपास की दुनिया को जिसने समझाया वो है फिजिक्स, फिजिक्स इज द, और मैं लिखना चाहूँ तो फिजिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। यानी कि फिजिक्स क्या है, जो बेसिक लॉ है नेचर का, हमारे नेचर में जो भी बेसिक लॉ है, जैसे कि पेड़ का जो कोई भी फल होता है, कोई भी फ्रूट वगैरह होता है या कुछ भी होता है, वो हमारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, हमारे प्लैनेट्स रोटेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग फोर्स क्यों लगा रहे हैं, दिन रात का होना, ये भी मैंने आपको समझाया, दिन रात का होना, सर्दी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, तुम्हारी चाय का गर्म होना, ठीक है, गर्म करना, तारों का ठंडा होना, ये आवाज़ जो आप मेरी सुन पा रहे हो, ये सब एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। आई होप आपको फिजिक्स समझ में आई होगी, ठीक है। आपको फिजिक्स क्या है वर्ड समझ में आया होगा। फिजिक्स जो वर्ड है एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड से आया हुआ था जो ये लिखा गया था, ठीक है, जिसकी मीनिंग थी नेचर।
यानी कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, ये है। अगर मैं फादर ऑफ फिजिक्स की बात करूं तो देखिए एक लोगों ने पार्टिकुलरली फिजिक्स का डिस्कवरी नहीं किया है, बहुत लोगों ने मिल करके किया है, लेकिन मैं जिसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो किसी को पर्सनली नहीं दिया जाता है, बट मैं एक मान के चलता हूँ, मैं देता हूँ सर आइजैक न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को, या मैं बोल सकता हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोल सकता हूँ। आप अल्बर्ट आइंस्टीन भी ऑप्शन में लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी फिजिक्स क्या है, आप अपने आसपास की दुनिया को जिसने, यानी आपके आसपास की दुनिया को जिसने समझाया, वो है फिजिक्स। फिजिक्स में नेचर में जो बेसिक लॉ हैं वो सब आपकी फिजिक्स हैं। तो फाइनली ये होती है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स को फादर कौन है, सर आइजैक न्यूटन। आप और राइट कर लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन राइट कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग मूव करते हैं मोशन की तरफ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम था मोशन, यानी कि गति, MOTN मोशन, यानी कि मोशन क्या होता है। अब आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशन। तो देखिए मैं मोशन के दो डिफिनीशन आपको लिखूंगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला डिफिनीशन तो ये है, द फेनोमेना, PHENOMENO, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object, the phenomena of change of position of an object is called motion। यानी कि एक ऐसी घटना जो कोई ऑब्जेक्ट क्या करती हो या क्या करता हो, अपनी पोजीशन को चेंज करता हो। एक ऐसी फिनोमेना जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता हो, उसे कहते हैं मोशन। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए ये आपके पास है, अभी ये मैं पहला डिफिनीशन समझा रहा हूँ, दूसरी डिफिनीशन भी रखा हूँ अभी। ये देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको रोड बना दिया, रोड पे फाइनली मैंने मैं एक कार बना लेता हूँ, कार बस जो भी कर लीजिए, ये मैंने बना दिया और मैंने दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B। मैंने क्या देखा यहाँ पे, जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस कार पे, ये कार है, जब मैंने इस कार पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मैंने देखा क्या कि ये इस पोजीशन पॉइंट A, इस पोजीशन से वो पोजीशन B पे चली गई, अब समझिएगा क्वेश्चन को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इस बॉडी ने, इस कार ने किया क्या, अपनी पोजीशन को चेंज किया। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता हो, उसे कहते हैं मोशन। अब दूसरी बात ये वर्ड समझिएगा, ये डिफिनीशन अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं है अभी, देखिएगा इसको, समझिएगा अभी। अब ये बताइए, जब इस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, तो ये बताइए मोशन तो कर दिया, ये मोशन कर दिया, लेकिन मोशन के साथ और भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये कार जब इस पॉइंट से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब गई, तो उसने साथ में क्या लिया, टाइम भी लिया। इसलिए मैं बोलूँगा द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, मोशन एक ऐसा फेनोमेना है जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब वो कहलाता है मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब वो कहलाता है मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये वाला। दूसरा मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, दूसरी डिफिनीशन मेरी है, A body is said to be
in motion, said to be in motion when its position changes continuously with respect to a station stationary object taken as reference point. ये क्या कह रहा है? ये भी डिफिनेशन वही है, ये भी डिफिनेशन वही चीज़ है, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर दिया गया रेफरेंस पॉइंट। ए बॉडी सेट टू बी मोशन, किसी बॉडी को हम लोग मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता हो कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पे दो वर्ड हमको मिला। मोशन, कोई भी बॉडी को मोशन कब कहेंगे? जब कोई मोशन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, टाइम एंड रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बोल सकते हैं फाइनली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब वो कहलाता है मोशन। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे क्या है? ट्री है, और एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, और दूसरा वाला लड़का है, दूसरा बॉय, सेकेंड बॉय यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये वाला बॉय, फर्स्ट बॉय कह रहा है कि मैं ट्री से 10 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, जबकि सेकेंड बॉय कह रहा है कि मैं ट्री से 20 मीटर डिस्टेंस पे हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया? इस ट्री को ही मिटा दिया, इस ट्री को ही ख़त्म कर दिया। अब बताइए, अब ये बॉय कह रहा है कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस पर हूँ, अब ये कह रहा है मैं 20 मीटर डिस्टेंस पे हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा किस पॉइंट से हो इतनी डिस्टेंस पे? समझ पा रहे हैं यहाँ पे? यानी किस पॉइंट से तुम इतनी डिस्टेंस पे हो? तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी पॉइंट होती है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन चेंज होती है, या किसी भी डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, उसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब ये बॉय कह रहा है कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, किससे 10 मीटर डिस्टेंस पे हो भाई? ये कह रहा है मैं 20 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, किससे 20 मीटर डिस्टेंस पे हो? तो अब मैंने यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे जो ट्री है, ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। यानी और जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं, पहली बात, जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं, या यूँ कह लीजिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो रेस्ट चीज़ें होती हैं, जो रेस्ट फॉर्म में होती हैं। जैसे आपका स्कूल, आपका ट्री, आपके इलेक्ट्रिक पोल जो खंभे हैं, आपकी जो शॉप है, आपका जो हाउस है, आपके जो स्कूल हैं, ये सब क्या है? ये सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। यूँ कर लीजिए रेस्ट फॉर्म में जो होते हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या होती है? एक ऐसी पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन चेंज की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली हम लोग मोशन का डिफिनीशंस क्या बोल सकते हैं? मोशन क्या होता है? व्हाट इज़ मोशन? तो हम लोग बोलेंगे मोशन एक ऐसी फिनोमेना है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। ठीक है,
मोशन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। तो ये होता है मोशन, और यहाँ पे हमारा मोशन अब फिनिश होता है। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग मूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फिजिक्स क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द लॉ ऑफ दैट, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है फिजिक्स क्या होती है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या होती है फिजिक्स, बताइए मुझे। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया यहाँ पे, फिजिक्स इज द लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो हमारे आसपास की दुनिया को समझाता है वो है फिजिक्स, ठीक है। जो हमारे बेसिक लॉ को, हमारे नेचर के बेसिक लॉ को जो समझाता है। अब बेसिक लॉ कौन कौन से हैं? आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे, बहुत सारी आपकी ये बेसिक लॉ हैं। तो वो सारी लॉ आपके क्या हो जाएंगे, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे आपके फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। मोशन भी आपने समझ में आया कि मोशन क्या होता है। मोशन एक ऐसी फिनोमेना होता है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो कहलाता है मोशन। क्या बोला मैंने? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। टाइम और रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो कहलाता है मोशन। अब हमारी अगली जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। वो है फिजिकल क्वांटिटी, PHYSI, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या, ये क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ये है क्या फिजिकल क्वांटिटी? तो मैं बता दूं आपको, all those quantity which can be measured, यानी कि वे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपसे पूछ दूं एग्जांपल में, आपके सामने एक बिल्डिंग है, आपके सामने एक बिल्डिंग है, आपके सामने एक बिल्डिंग है। मैं पूछ दूं आपसे, क्या ये बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। फिजिक्स सॉरी, आपकी जो बिल्डिंग है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की जो लेंथ है, जो हाइट है, जो ब्रेथ है, जो वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। बिल्डिंग को मेज़र नहीं करते हैं, बिल्डिंग की लेंथ को मेज़र करते हैं, बिल्डिंग की हाइट को मेज़र करते हैं, बिल्डिंग की चौड़ाई को, विड्थ को मेज़र करते हैं, बिल्डिंग का वॉल्यूम मेज़र किया जा सकता है। तो जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? तो मैं आपको एग्जांपल में लिख दूं, कोई भी चीज़ हो, आप ये मार्कर ले लीजिए, मैंने आपको बोल दिया, क्या ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मार्कर का लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। आप मार्कर का लेंथ मेज़र कर सकते हैं, आप मार्कर का वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, आप मार्कर का एरिया मेज़र कर सकते हैं। तो जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं? तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि वे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे चीज़ें कहलाती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि आपको एक सिलेंडर दे दिया गया, और बोल दिया गया क्या सिलेंडर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी? सिलेंडर फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं।
सिलेंडर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट सिलेंडर का जो लेंथ है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये चीज़ें आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसको मेज़र कर सकते हैं। सिलेंडर की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, सिलेंडर की एरिया मेज़र कर सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम मेज़र किया जा सकता है। तो वे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं वे चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फाइनली अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ आपसे, बना दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? ऑप्शन 1 दे दिया मैं आपको, बुक। ऑप्शन 2 आपको दे दिया मैंने, ऑप्शन 2 मैंने आपको दे दिया टेबल। ऑप्शन 3 मैंने आपको दे दिया बोर्ड। एंड ऑप्शन 4 मैंने आपको दे दिया वॉल्यूम। तो कौन सा इसमें आंसर सही है? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं, आप बुक को मेजर नहीं, आप बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बुक को नहीं मेजर कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं वे चीज़ें कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी। और फाइनली जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 2 टाइप में डिवाइडेड है, यानी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोल सकता हूँ देयर, अभी आपने जो ये सारी क्वांटिटी देखा ना, आपने फोर्स, प्रेशर, लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, ये फाइनली फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फाइनली आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? तो पहली है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और सेकेंड है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, QUANTI, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फाइनली मैं बाद में इसकी डिफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। रेडी? नोट कर लीजिए जितना मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ। अच्छा है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इरेज कर दें? ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फाइनली एक लड़की है जिसका नाम है अंकिता, जिसका नाम है अंकिता। ठीक है, फाइनली एक दिन हुआ क्या कि अंकिता के मम्मी को या पापा को जलेबी खाने का मन किया। अंकिता के मम्मी या पापा को क्या किया, यहाँ अंकिता का फाइनली ये अंकिता का हाउस था और अंकिता के मम्मी या पापा को एक दिन जलेबी खाने का मन किया। और अंकिता के घर से जो जलेबी की दुकान है वो कुछ इस प्रकार से थी। मैं आपको एक पूरा डायरेक्शन बना देता हूँ। ये है चौराहा, ये क्या है, ये फाइनली है आपका चौराहा, ये चौराहा है। अंकिता का घर यहाँ पे है। अंकिता के पापा ने कहा, अंकिता आप जाओ चौराहे पर जाओ, और दुकान पे, जो चौराहे पे दुकान है, अंकिता के पापा ने क्या बोला कि अंकिता जाओ चौराहे पे जलेबी की दुकान है और जलेबी लेके आओ, 1 किलो जलेबी लेके आओ। अंकिता ने जैसे ही पैसे पाया फुर्र दे दौड़ना शुरू कर दिया। चौराहे पे पहुंच गई अंकिता। अंकिता फाइनली कहाँ पहुंच गई? अंकिता फाइनली पहुंच रही है चौराहे पे। चौराहे पे अंकिता जैसे ही पहुंची, वहाँ पे एक दुकानदार से पूछी, अंकल जी जलेबी की दुकान कहाँ पे है? अभी दुकानदार वाला कह रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अब अंकिता जैसे ही 2 किलोमीटर आगे नाम सुनी, ये फाइनली फुर्र दे फिर आगे निकल गई। वहाँ पे फिर आगे जाके दुकान पे पूछी, अंकल जी जलेबी की दुकान कहाँ पे है? वो दुकानदार फिर कह रहा है, बेटा आप गलत डायरेक्शन में आ गए हो, यहाँ से दुकान 4 किलोमीटर आगे है, 4 किलोमीटर आगे है। अब ये 4 किलोमीटर जैसे ही अंकिता फिर सुनी, फिर फुर्र दे आगे निकल गई है। अरे भाई सही डायरेक्शन तो सुनो, दुकानदार वाला और भी कुछ कह रहा है, लेकिन कहाँ सुनने वाली अंकिता? अंकिता को तो अपना जलेबी भाग रहा है पीछे। ये क्या, इनको तो जलेबी भाग रही थी। अगर यही अंकिता
यानी कि पहले तो इनके पापा ने क्या किया, चौराहे पर जाओ। चौराहे पर इन्होंने पहुंच गया, जैसे दुकानदार से पूछा तो दुकानदार वाले ने क्या किया, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अब ये 2 किलोमीटर आगे, ये 2 किलोमीटर आगे जैसे ही नाम सुन रही हैं, ये फुर्रदे आगे भाग जा रही हैं। अरे सुनो, 2 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट कहाँ पे जाना है, ये चीज़ आप उससे सुनो। ये कहाँ सुनने वाली, तो 2 किलोमीटर सुनी, फुर्रदे आगे निकल गई। फुर्रदे क्या की, आगे निकल गई यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे ये जो 2 किलोमीटर है ना, ये फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, MAGNITUD। तो हुआ क्या यहाँ पे, फाइनली हुआ क्या, फिर आगे चल के दुकानदार से अंकिता पूछी कि अंकल जी जलेबी की दुकान का है। तो फाइनली अब अंकिता थक चुकी थी, अब उस दुकान से पूरा डिटेल्स ली। तो दुकानदार ने कहा, बेटा आप यहाँ से 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये फाइनली आप जलेबी की दुकान से 8 किलोमीटर दूर आ चुके हो, 8 किलोमीटर दूर आ चुके हो। तो अब उसने सुना अच्छे से। अब उन्होंने क्या किया, दुकानदार वाले ने कहा कि आप चौराहे पे जाओ, 6 किलोमीटर चौराहे पे जाओ, और चौराहे से फाइनली ईस्ट की तरफ, ये होता है जी ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ। तो दुकानदार ने क्या कहा कि पहले तो आप 6 किलोमीटर पीछे जाओ चौराहे पे, और फिर चौराहे से ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर आगे जाना, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना, वहाँ पे आपको फाइनली जलेबी की दुकान मिलेगी। अब जब तक अंकिता वापस आएंगी, जलेबी हो गया ख़त्म, क्योंकि जलेबी सुबह सुबह मिलती है। ठीक है, तो ये कहानी थी। ये दुकानदार वाला कह रहा था, यहाँ पे चौराहे पे जो दुकानदार वाला था, ये कह रहा था कि बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओ, लेकिन उन्होंने 2 किलोमीटर नाम सुना और आगे निकल गए। यानी कि जब 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 केजी, 2 केल्विन, यानी कि जिसमें सिर्फ, और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। यानी कि जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। क्या हो, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और प्लस में एक यूनिट लगा हो, एक यूनिट लगा हो, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वॉल्यूम, लीटर। ठीक है, तो ये सब यूनिट हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए, अगर मैंने लिख दिया 2 kg, 2 kg, तो फाइनली देखिए 2 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ एक यूनिट लगा है kg। तो फाइनली जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और प्लस में एक यूनिट लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप बना सकते हैं डिफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव या दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड या विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला तो मैग्नीट्यूड को पूरी तरीके से वैलिड होने के लिए उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और प्लस एक यूनिट लगा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूँ आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी बोलोगे आप, तो आप बोलोगे मेरी हाइट है 5 फीट, 5 फीट। अब देखिए, अब 5 फीट क्या है, ये देखिए, एक इसमें फाइनली क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, एक यूनिट आ गया, फीट। तो जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट लगा हो, वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब उसी के साथ उसी में मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए फाइनली आ गया, खुशी को बुखार आ गया, खुशी को क्या आ गया, बुखार आ गया। मैं पूछा खुशी आपको क्या हो गया, तो खुशी ने कहा मुझको बुखार आ गया। मैं पूछा कितना, तो उन्होंने कहा उन्होंने कह दिया 98 पॉइंट नहीं 100 मान लेता हूँ, मान लिया मैंने 98 ही मान लीजिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका बुखार था। तो हमें भी लगा हो सकता है भाई अच्छी बुखार तगड़ा है, हो सकता है उनको बुखार अच्छा होगा, तगड़ा होगा।
तो अब देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइनली है क्या, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें नंबर लगा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और प्लस में एक यूनिट लगा हो। अब मैं उनसे खुशी से थोड़ी ना ये पूछूंगा कि जो बुखार आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ईस्ट में है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि पाछे है, ये सब नहीं ना पूछूंगा उनसे। ये अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो मैग्नीट्यूड, आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। यानी व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड होने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट लगा होना जरूरी है। जैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस ये जो फ़ारेनहाइट है ये एक यूनिट लगा हो। तो जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और एक यूनिट लगा हो उसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइनली अब हम लोग मूव करेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जब किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ, MAGNITU, जब किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है, जब किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है, तब वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इन अंकिता ने क्या गलती कर रही थी, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लेती, बस 2 किलोमीटर सुन रही थी, 4 किलोमीटर सुन रही थी, 2 किलोमीटर देखिएगा ध्यान से, ये 2 किलोमीटर, 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट लगा है, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट हो, वो कौन सी क्वांटिटी है? ये क्या कहलाएगी? ये मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब यही अंकिता 2 किलोमीटर ईस्ट, तो अब देखिए फाइनली 2 किलोमीटर, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, तो इसे हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड, और जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लग जाता है तब वो क्वांटिटी फाइनली बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी, तब वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनली आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा सा सुनिएगा ज़रा सा। जो मैं मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, डिफिनीशन भी दूंगा मैं आपको। जैसे मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू 3 मीटर, तो ए देखिए 3 मीटर यानी 3 क्या है? नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और जिसमें एक यूनिट लगा हो वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड को 3 टाइप से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड को 3 टाइप से लिखा जा सकता है। अब वो कौन कौन से 3 टाइप हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड को राइट करने से पहले मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी को लिखना बताता हूँ। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, पहली बात वेक्टर क्वांटिटी VECTR, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट REPRESENT रिप्रेजेंटेड बाई एरो। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं टेल, इसे हम लोग बोलते हैं टेल, और इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। अब जो ये टेल, इसको जरा सा सेपरेट कीजिए, तो ये क्या हो गया? ये एक लाइन बनेगी और फाइनली एक ऐसा बनेगा। तो आपका जो टेल होता है, ये जो टेल होता है, ये यानी ये जो टेल है, ये टेल हमारा हमको एक्सप्लेन करता है या हमको डिस्क्राइब करता है या बताता है हमको किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके बारे में? यानी आपका जो टेल होगा वो आपको क्लासीफाई करेगा, वो आपको एक्सप्लेन करेगा मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी मैग्नीट्यूड कितना हमारा है ये बताएगा। और जो हेड होता है, हेड हमको बताता है डायरेक्शन,
इसलिए यानी कि जो टेल होता है, टेल क्या बताएगा हमको, मैग्नीट्यूड बताएगा। अरे भाई ये लेंथ है, लेंथ को मेज़र करेंगे, ये 2 मीटर आ गया। और जो हेड है ये फाइनली बताएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमको डायरेक्शन का एक्सप्लेन करेगा। अब आपको पता लगेगा सर ये कैसे हम लोग पता करें, ये ईस्ट में ही जाएगा, वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ में, साउथ में। ये सारी चीज़ें आपको हाई लेवल की चीज़ें थोड़ी सी हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब वेक्टर क्या होते हैं तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी आप ये बस समझिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें जो टेल होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हेड होता है वो हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया ए इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए के ऊपर ऐसे लगा देंगे एरो, ये एक ए वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बोलूँगा बी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको बोलेंगे वेक्टर बी। ये देखिए वेक्टर सी, वेक्टर डी। इसका मतलब कि इन सब क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो लग गया, इसका मतलब समझ जाइए कि वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे फोर्स आप जब भी आप देखेंगे ना, तो अब आप देखिए, अभी तक तो आप बस यफ लिख के काम चला लेते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे ऐसा। अब जब भी हम लोग फोर्स लिखेंगे तो फोर्स के ऊपर एक एरो लगा देंगे, क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे सपोज इस कैप को, मुझे इस मार्कर के कैप को ओपन करना है, खोलना है। अगर मैं अपनी फोर्स नीचे की तरफ लगाऊं तो क्या मेरा मार्कर ओपन होगा, खुलेगा? कभी नहीं। यानी कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी पता होना चाहिए। तो फोर्स ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स अपने आप में क्या होगा। मैंने बोल दिया 5 न्यूटन का बल लगा, मैंने इस पर 5 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन। इस कैप को खोलने के लिए मैंने 5 न्यूटन बल लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है ये पता नहीं है। तो मैंने बोला ना 5, अब इसको ऊपर की तरफ है तो ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, तो 5 न्यूटन नॉर्थ की तरफ लगाओ, अप की तरफ लगा दो, सीधे अप। ये अप क्या है, एक डायरेक्शन है। तो अब देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एक यूनिट लगा हो, तो वो तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। लेकिन जो अप है, ये ऊपर की तरफ, ये क्या है, ये डायरेक्शन है। तो इसलिए जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उन सबको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके ऊपर एरो लगा होता है। तो आप समझ जाइएगा कि जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर, अब मैं बोल दूं चलिए ए प्लस बी का वेक्टर निकालिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलूँगा चलिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी, इसको बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। वेक्टर का मतलब जिसमें एक मैग्नीट्यूड हो प्लस एक डायरेक्शन हो, वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। क्लियर इतनी बातें यहाँ पे? यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बोल दिया चलिए मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे लिख देंगे हम लोग, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब एरो लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे फाइनली कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आइए, अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अब किसी भी, सुनिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के ऊपर आइए। अब थोड़ी सी आइए, वेक्टर क्वांटिटी समझ गए ना, अब थोड़ा सी मैग्नीट्यूड पे आइए। अब जो मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने लिखा ना ए इज इक्वल टू 3 मीटर, तो किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड है। तो कोई भी मैग्नीट्यूड जब होता है, मैग्नीट्यूड को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं जनरली सही तरीका बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जा सकता है। ए इज इक्वल टू 3 मीटर, अगर आपको कहीं ए बी सी डी डायरेक्टली अगर वेरिएबल्स ऐसे दिख रहे हैं, ए प्लस बी दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये सब मैग्नीट्यूड है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके ऊपर एरो लग जाएगा। तो वेक्टर डी पढ़ेंगे, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए पढ़ेंगे, हम लोग उसको रीड करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ए बी सी डी एक, यानी कोई एक वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब समझ जाइए कौन सी क्वांटिटी है, वो सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को लिखने का कई मेथड है, 3 मेथड। पहला तो अगर सिर्फ ए लिख दे तो मैग्नीट्यूड है। अगर मैं मॉड के अंदर ए लिख दूं, मॉड ए इज इक्वल टू 3 मीटर,
तो भी ये मैग्नीट्यूड ही सिर्फ है। अगर मैं मॉड के अंदर वेक्टर ए लिख रहा हूं तो भी समझ जाइए कि ये एक इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मॉड के अंदर ए आ गया तभी समझिए कि वो कौन सी क्वांटिटी उसके पास, वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ए प्लस बी या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डायरेक्टली बाहर आएगा। मॉड के अंदर नहीं होगा, मॉड के अंदर नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, पहुँच तो नहीं कर रही है। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मॉड ए और मॉड के अंदर वेक्टर ए, ये तीनों फाइनली क्या होंगे, तीनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो आप समझ जाओगे कि उनके ऊपर एरो लगा होगा, अब सुनिएगा इसकी कहानी क्या है। अगर किसी भी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बोला मैंने, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड में MAGNITUD, अगर किसी भी मैग्नीट्यूड में मैं मल्टीप्लाई कर दूं यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से, तो फाइनली वो जो क्वांटिटी बन जाती है वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी मैग्नीट्यूड में मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनली वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। यानी अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करें, क्वेश्चन ये आता है। तो सुनिएगा, जब किसी भी मुझे अगर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगा, इसको बोलेंगे ए का यूनिट वेक्टर या एक कैप बोलते हैं। बी का यूनिट वेक्टर बी के ऊपर ऐसे लगा देंगे, सी का यूनिट वेक्टर, डी का यूनिट वेक्टर, ऐसे इस सब को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या इसको बोलते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ऐसे बोलते हैं। लो डीपली बता रहा हूँ थोड़ी सी, अब बाउंस नहीं कर, देखिए भागेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर कैप लगे होते हैं, टोपी जैसा लगा होता है ना, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं ये आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं चलिए ए का यूनिट वेक्टर निकालिए, मैंने बोल दिया ए का यूनिट, अगर कैप लग गया तो ये यूनिट वेक्टर, अगर सिर्फ ए लिखा है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर ये मॉड ए के ऊपर ऐसे लग गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी, और ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, अगर ए का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, वेक्टर ए अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर ए। ये हो गया फाइनली आपका निकालने का तरीका। ये ए का यूनिट वेक्टर निकल गया। चलिए बी का यूनिट वेक्टर निकालिए। बी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे वेक्टर बी अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर बी, मॉड के अंदर वेक्टर बी। सी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर सी, मॉड के अंदर वेक्टर सी। अगर मुझे ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में मॉड के अंदर डाल देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिंपल है। अगर ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जरा ध्यान दीजिए आप, तो क्या मैं ये जो मॉड के अंदर ये लिखा गया है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। सुनिए जरा सा, वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर निकालना आया, आपको यूनिट वेक्टर निकालना आया। आई होप आप यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए होंगे, आई होप आप यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए होंगे। चलिए एक और निकाल के दिखा दीजिए। चलिए R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकालिए। R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसको करके आप बताइएगा मुझे, मैं इतना आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको करके मुझे बताइएगा। R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकालिएगा, इसका निकालिएगा। चलिए और प्लस ये भी निकालिएगा R2 प्लस R1 का वेक्टर, R1 प्लस R2 का वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका भी निकालिएगा साथ में। R1 प्लस R2 का यूनिट वेक्टर निकालिए। ये दोनों वेक्टर को, दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे।
अब देखिएगा जरा, ये बात मैंने कहाँ से बोल दिया, इतनी बड़ी बात, कि जब भी किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फाइनली वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। सुनिएगा जरा सा, मिटा दूँ इसको, यस मिटा देता हूँ मैं, इसको लेके चलता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है आपको, यूनिट वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया कि जिसमें सिर्फ ए लिखा हो, या मॉड के अंदर ए लिखा हो, या मॉड के अंदर वेक्टर ए लिखा हो, या बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मॉड के अंदर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा हो, मॉड के अंदर है तो वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आपका यूनिट वेक्टर है। यहाँ तक से हो रहा है। अब सुनिएगा जरा सा, अगर मुझे वेक्टर ए निकालना हो, वेक्टर ए निकालना हो तो ये देखिए क्या करूँगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का मैं मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई मॉड के अंदर वेक्टर ए। बोलिए जी आएगा कि नहीं आएगा। अरे बाबा वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ये निकालना होगा, वेक्टर ए इज इक्वल, इस प्रकार से ये देखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, डिस्टेंस निकालना होता था तो ये डिवाइड में था, इक्वल किधर मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो उसी प्रकार से ये निकालना है तो ये अब डिवाइड में इक्वल किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है। वही तो मैं लिखा हूँ कि अगर किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो फाइनली वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया। अब देखिएगा, अब जो ये ए का यूनिट वेक्टर जो मैं लिखा हूँ, ए का जो मैं यूनिट वेक्टर लिखा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से, जो मैं ए का यूनिट वेक्टर मैं लिखा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में ए, ये भी तो मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड निकले के तीन तरीके हो सकते हैं, किताबें में अलग अलग हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ने तो ये बताया था, मैं इस बुक में ऐसे दिया है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड के अंदर सिर्फ ए डाल सकता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड ही तो तीनों है। आप जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैग्नीट्यूड को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो ए, या तो मॉड के अंदर ए, या तो मॉड के अंदर वेक्टर ए। तो ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और फाइनली मैं आपको इसकी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। आई होप डिफिनेशन भी आप समझ गए होंगे, डिफिनेशन आप समझ गए ही होंगे। ठीक है, मोशन, MOT मोशन। फाइनली मैं स्केलर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी आती है मैं लिख देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी SCAL, स्केलर क्वांटिटी QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा आपका लेंथ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सिर्फ क्या है 2 मीटर। यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो लेंथ आ जाएगा, मास आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। तो ये सब कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी फाइनली बन जाता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसके अब ये लर्न कर लीजिएगा स्केलर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल है। क्योंकि मैं क्वेश्चन देके पूछूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, SCA स्केलर क्वांटिटी, QUANTI स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन दे दूंगा मैं आपको, फोर्स, एरिया, वेलोसिटी, टाइम।
तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो हम लोग जब लर्न किए रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी। अरे एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में कॉमन क्या है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी में मैं बस शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों में कॉमन चीज़ है मैग्नीट्यूड। दोनों में कॉमन क्या है, मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन कभी कोई पूछ दे सकता है कि स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी में कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, मैग्नीट्यूड है। दोनों में मैग्नीट्यूड है, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड है, इसमें भी मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी में क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये दो बड़े डिफरेंस होते हैं स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं मैंने आपको भी सिखा दिया। चलिए बी का यूनिट वेक्टर फाइनली जाते जाते निकाल लीजिए। बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर वी अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर बी लिख दीजिए, या सिर्फ बी लिख दीजिए, या मॉड के अंदर बी लिख दीजिए, सब सही है। एक और निकाल लीजिए जाते जाते, एक और यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर ए, या ए प्लस बी डाल दीजिए, या ए बी डाल दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो फाइनली यहीं मैं फिनिश करता हूँ और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है। यूनिट आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फाइनली में हम लोग स्पीड, डिस्टेंस वगैरह कल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।